नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस के जीएस के 6 पेपर जो 1200 नंबर के होते हैं, 107 पॉइंट का टोटल मिला के उनका सिलेबस है। तो ऑफिशियल सिलेबस 107 पॉइंट का प्लस 2018 से लेके अभी तक के जिस तरह के पीवाईक्यू आए प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके स्टैटिक जीएस और करंट 1.5-2 साल का मिला के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस एग्जाम में आ सकते हैं उसकी सीरीज है। हर एक वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जीएस 1 2 3 4 5 6 का टोटल सिलेबस पीवाईक्यू 2018 से अभी तक प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सीरीज में यहां पे चालू करने जा रहे हैं। लगभग 100 वीडियोस का ये हमने प्लान किया है ना। हर वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे और हमारी कोशिश है हर एक पेपर का एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करें। बिल्कुल फ्री सीरीज रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसमें आपको क्वेश्चन विद मॉडल आंसर प्लस जो है उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाएं तो उनके लिए टिप्स भी बताई गई है। कीवर्ड्स कैसे यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, सारा जो है इसमें आपको एनालिसिस करी गई है। वीडियो को देखिए, सीरीज कैसी लगी जरूर बताइए। मेन जो होता है यूपी पीसीएस में वो है मेंस एग्जाम। 1500 ये नंबर मेंस के और 100 नंबर का इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। 1600 नंबर में मिला के जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसी हिसाब से एसडीएम डीएसपी वीडियो जो भी पोस्ट है वो एलोकेट की जाती हैं। तो भैया यूपी पीसीएस का मेन एग्जाम मेंस ही है, क्योंकि इंटरव्यू में नॉर्मल भी किया तो भी एक एवरेज नंबर मिल जाते हैं। पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट जो है वो ये है, नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा और एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस जो पीवाईक्यू 2018 के बाद के हैं सिर्फ उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि वहीं से पैटर्न बदला है बेटा। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, अपडेट और रिवाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 1500 नंबर में ये समझिए, सबसे पहले तो 2018 से अभी तक के पीवाईक्यू आप लगाइएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही इतनी एनालिसिस जरूरी है और इसकी प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इसी चैनल में फ्री में डली हुई है। सारे वीडियो आप देख सकते हैं 2018 से अभी तक विद मॉडल आंसर, और प्लस उसमें बहुत सारा और इनपुट दिया गया है कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए तो भी आप कर पाने की स्थिति में रह सकते हैं। वो प्लेलिस्ट देख के, एक और हमारी प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब में मेंस की पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जीएस 5-6 का भी हमने पूरा वीडियो सीरीज दी हुई है और टोटल मिला के भी 450-500 वीडियोस की एक सीरीज है, जिसमें पूरा जीएस 1 से लेके 6 तक के 107 पॉइंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो बहुत सारे पीवाईक्यू में भी आ भी चुके हैं। उसी सीरीज से अगर आप देखें तो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। तो ये तो फ्री इनिशिएटिव हो गया, लेकिन अगर आप जो है फाइनेंशियली इसको एफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इतना करके आप मेंस आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, जीएस में 1200 नंबर का आएगा जीएस। अब देखिए 78 वाला ग्रुप आप ज्वाइन करें, यहां पे आपको स्टैटिक जीएस प्लस मेंस का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। पढ़ने वाला जितना भी जीएस का पार्ट है 107 पॉइंट का, वो इससे कवर हो जाएगा। अलग से कोई मैगजीन, कोई बुक, कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ इसे मिलेगा और वो बहुत ज्यादा मेंस के लिए जो है सफिशिएंट होगा। ठीक है, पढ़ने वाला पार्ट इससे कर लीजिए। बाकी इंटेंसिव आंसर राइटिंग विद फीडबैक चेकिंग पर्सनल गाइडेंस के 2 ग्रुप चल रहे हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। दोनों ज्वाइन करके दोनों में 270 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। कई सारे क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होती है, किसी में क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं, किसी में एनालाइज लिख देते हैं, किसी में इवैल्यूएट लिख देते हैं, किसी में एलेबोरेट लिख देते हैं, किसी में कमेंट लिख देते हैं, है ना। तो किसमें क्या लिखना है टू द पॉइंट विद इन वर्ड लिमिट, क्योंकि 125 और 200 वर्ड में ही लिखना है आपको। 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि 125 वाले को आपको लगभग 7 मिनट में लिखना होता है, 200 वर्ड वाले को लगभग 10 मिनट में लिखना होता है। अगर आप ये सब नहीं मेंटेन कर पाए तो नहीं निकल सकता है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, उसके लिए ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 ये आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चल रहे हैं। जीएस का हमारा टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाला भी चल रहा है, इसको ज्वाइन करके पूरी जीएस की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए एक 15 मिनट का ग्रुप है, उसमें सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो, सारे डाउट चाहे जितने आप पूछो, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस जो है इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो है लगातार करवा रहे हैं। एक एक चीज पे फीडबैक दिया जा रहा है। आर्या मैम और अजीत सरदारा, जो कि यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम्स होते रहे पिछले 8-9 सालों से, बीओ आरओ पीसीएस में हिंदी के लिए ये बेस्ट ग्रुप माना जाता रहा है। 150 का पेपर है, ये मार्क्स जो है रैंक में कैलकुलेट होंगे, ध्यान रखना। इसमें आपको मोटा मोटा 100 नंबर का टारगेट रख के लाना ही पड़ेगा 100। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके पूरा आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो जरूर इसको ज्वाइन करें। एसे के लिए 150 नंबर में आएंगे, है ना, 3 एसे लिखने को आएंगे, उसके लिए इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप चल रहा है। आप देखेंगे कि एसे में 3 सेक्शन होते हैं और उसमें भी 3-3 सब सेक्शन होते हैं, तो टोटल मिला के 9 में से आपको 3 एसे करने होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो 9 टॉपिक्स हैं इन सबके 4-4 एसे विद मॉडल एसे, फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस के साथ पूरी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो ऐसे की भी इंटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इतना करके आप मेंस का चाहे जैसा पेपर आ जाए, आराम से सारे के सारे जीएस, हिंदी, ऐसे पूरे पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। मेंस में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग। इसके ग्रुप चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे लगातार। हमारे नंबर आप
ये 3 हमारे नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेके, पेमेंट वगैरह करके, ग्रुप में तुरंत जुड़ के और एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करके मेंस की भी सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ। नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीएससी 2025 के मेंस के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। ये हमारा 15वां दिन है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके यूपीपीएससी मेंस में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक 8 नंबर में आता है, जो आपको 125 वर्ड में लिखना होता है, और एक 12 नंबर में आता है, जो आपको 200 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है? तो जब भी आप लोग आंसर्स लिखें, तो इस शब्द सीमा का पालन अवश्य करें। ठीक है? आपके लिए जो आंसर्स दिए गए हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। ये वाला इंग्लिश में है, ये वाला हिंदी में है। ठीक है? आप लोग जिस चीज़ जिस जो भी आपका मीडियम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, निजीकरण को परिभाषित करें, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को चर्चा करें। तो सबको हमको पहले बताना पड़ेगा निजीकरण होता क्या है? निजीकरण क्या है हमारा? सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति या व्यवसाय का स्वामित्व या नियंत्रण किसी निजी कंपनी को देना निजीकरण कहलाता है। ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि सरकार एक एलआईसी को ऑन कर रही है। ठीक है? पहले एयर इंडिया था, एयर इंडिया को सरकार के हाथों में थी, एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया और प्राइवेट बना दिया। ठीक है? तो ये क्या हुआ? प्राइवेट से जैसे एलआईसी को मैनेज करी गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बेचते हैं, इसको टाटा हैंडल करने लगे। ठीक है? तो ये क्या हो गया? अब इसका निजीकरण। अब हम देखते हैं इसके लिए क्या है। निजीकरण की शुरुआत भारत में 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के माध्यम से दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग एलपीजी यानी उदारीकरण, एल फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसके संबंध में देख सकते हैं। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था हमारा? जो वित्तीय संकट 1991 के आसपास हमको दिखाई पड़ता है, उसको दूर करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है? तो ये हो गया हमारा इसका क्या कहते हैं, भूमिका। हम देखते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है हमारा? तो पहला है दक्षता और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। जैसे मान लेते हैं हम लोग जियो की सिम चला रहे हैं और वहीं एक सिम थी हमारी बीएसएनएल की। ठीक है? तो दोनों की जो जो क्षमता थी और दक्षता थी किसकी बेटर? जियो की, कि वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा हैंडल की जा रही है। ठीक है? अगर हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी अगर सही सेवा नहीं देंगी, तो हम लोग उसको बता सकते हैं, नहीं सिम ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी कोई सेवा देती है, तो उसका अल्टरनेटिव नहीं होता है। ठीक है? पहले नहीं होता था, अब है। तो क्या होता है, जो प्राइवेट उदारी निजीकरण के माध्यम से हम लोग, तो जो दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई जाती है। सेकंड सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? नागरिकों को बेटर सर्विस, ऑफर बेटर सर्विस टू द सिटीजन। जैसे मान लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारा, ठीक है, एक हमारा गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल है, तो हमको बेटर सर्विस कहाँ मिलेंगी? ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर सर्विस मिलेगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि बेटर सर्विस फॉर द सिटीजन। सेकंड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट फॉरेन एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। ठीक है? जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर को निजीकरण कर देते हैं, सेक्टर का निजीकरण कर देते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य उद्योग हो, तो क्या होता है, विदेशी कंपनी इसमें आके निवेश करने लग जाती हैं। भारत में धीरे-धीरे एफडीआई को बढ़ावा मिलता है। ठीक है? जब विदेशी कंपनियाँ भारत में आती हैं, तो एफडीआई के साथ-साथ अपने जो कर्मचारी हैं, उनको भी लेकर आती हैं। ठीक है? और दक्षता को लाती हैं, जिसके माध्यम से भारत में इनोवेशन जो तकनीकी है, उसका इंटीग्रेशन धीरे-धीरे शुरू होने लगता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई कंपनी है, वेदांता के साथ आई, और मान लेते हैं कोई रसिया कंपनी है। ठीक है? सिन जो रसिया कंपनी है, कोई जो उसकी कंपनी है, और दोनों ने मिलके स्टार्टअप शुरू किया। ठीक है? तो क्या होगा, जो रूस की कंपनी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी भी लाएगी, एक्सपर्टीज़ लाएगी। तो ये सारी एफटीआई के माध्यम से आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। और इसके अलावा रिडक्शन इन फिस्कल बर्डन। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ ₹100 की सरकार को चाहिए थी, कि ₹100 चाहिए। सरकार के पास ₹50 थे, नहीं 50% था। ₹50 कहाँ से आने चाहिए? तो सरकार ने उदारीकरण किया, निजीकरण किया, सॉरी, निजीकरण किया, तो उसके माध्यम से एफटीआई आई। एफटीआई के माध्यम से सरकार को ₹50 मिल गए। तो इससे क्या हुआ, जो राजकीय बोझ था उस पे कमी आई। ठीक है? तो 5वां पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा प्रमोट कॉम्पिटिशन। जब जब हमारे पास दोनों सेक्टर की कंपनियाँ होगी, एक प्राइवेट वाली होगी, एक गवर्नमेंट वाली होगी, और दोनों जब सेवाएँ पूर्ति करेंगे, तो हम दोनों में यहाँ पे प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ेगी, कौन ज़्यादा अच्छी सेवाएँ दे पा रहा है। तो उसी के माध्यम से उसकी जो वैल्यू है मार्केट में बढ़ती रहेगी। ठीक है? तो इस तरह हमें दोनों दोनों क्षेत्रों में कॉम्पिटिशन को दिखाई पड़ता है। ठीक है? इसके अलावा क्या होगा, 7वां पॉइंट क्या हमारा? पूँजी बाज़ार को बढ़ावा देना, मतलब बूस्ट टू कैपिटल मार्केट। पूँजी बाज़ार क्या होता है? तो लाभ और हानि के सिद्धांत पर काम करते हैं, लाभ और हानि के सिद्धांत पर। ठीक है? तो ये वाले जो बाज़ार होते हैं, इनको बढ़ावा मिलता है हमारा लाभ और हानि के संबंध में। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। जब भी हम लोग क्या कहते हैं प्राइवेट या निजीकरण को बढ़ावा देते हैं, तो क्या होता है, हमारा जॉब लॉस का खतरा बना रहता है। जैसे मान लेते हैं कोई हम लोग मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो एक 60 वर्ष तक या 62 वर्ष तक हमारी जॉब लगभग सिक्योर होती है। लेकिन प्राइवेट वाले जब हम करते हैं, तो क्या होता है, नौकरी कभी भी छूट सकते हैं, नौकरी पे कभी भी लगाया जा सकता है। ठीक है? जॉब लॉस का यहाँ पे मुद्दा बनता है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। निजी क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पे हमको पारदर्शिता की कमी दिखाई पड़ती है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक कंपनी रोड जो रोड बनाती है। ठीक है? तो रोड बनाती है, तो रोड के मटेरियल्स है, क्या कौन-सा मटेरियल यूज़ कर रही है, कौन से किस तरह का श्रम करा रही है, कितने पैसे लोगों को दे रही है, यहाँ पे इस तरह के मामले में पारदर्शिता कम दिखाई पड़ती है। धीरे-धीरे फिर हमको उनको घोटाले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है? स्कैम भी इसी तरह का दिखाई पड़ता है। जैसे चाहे सत्यम घोटाला हो, इसको हम लोग देख सकते हैं, सत्यम घोटाला। ठीक है? ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा?
जो हमारा रीजनल डेवलपमेंट होता है वहाँ पे हमको बैलेंस नहीं दिखाई पड़ता, यानी असंतुलित बैलेंस दिखाई पड़ता, मतलब अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जैसे जो हमारे केरला है, महाराष्ट्र है, और केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मतलब साउथ वाले जो पश्चिम वाले हमारे राज्य हैं, वो अधिक डेवलप है, जबकि हमारे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट रीजन है, वो कम डेवलप है, ठीक है? तो इस तरह हम दोनों क्षेत्रों में हमको असंतुलित विकास दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी जो नेशनल एसेट होती है, राष्ट्रीय संपत्ति होती है, उनका जो मूल्य हमको मिलना चाहिए था, उतना मूल्य नहीं मिल पाता है। मान लेते हैं कि आज सरकार चाहे कि हम लोग किसी चीज़ का, मान लीजिए 1 इकाई है, इसका मूल्य ₹100 है, ठीक है? जब इसको हम बेचने की बात करते हैं तो सरकार के द्वारा केवल ₹80 या ₹90 इसका मूल्य मिल पाता है, ठीक है? तो अंडर इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल एसेट्स, ठीक है? तो ये हो गया, तो सरकार को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पाता है। ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट हमारा मोनोपोली, एकाधिकार। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि बीएसएनएल धीरे-धीरे खत्म हो गया। आज सरकार कोशिश कर रही है रिवाइव करने की, लेकिन आज केवल एयरटेल और जियो बचे हैं, ठीक है? एयरटेल और जियो। मान लेते हैं कि एयरटेल भी खत्म हो जाए, केवल जियो बचे, तो जियो जो बचेगा अकेला, उसका एकाधिकार हो जाएगा। वो जितने चाहे पैसे कम करे, जितने चाहे बढ़ाए, क्योंकि उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए कोई भी मार्केट में नहीं बचा होगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मोनोपोली। इसके अलावा जो कॉस्ट होती है बेसिक सर्विस की, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लेते हैं कि हमको कोई भी दवाई चाहिए, तो हम लोग एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराएँ तो पैसा बहुत कम या बिल्कुल नहीं लगता है। इसके अलावा अगर हम वही इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँच जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको खर्च करना पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये लास्ट पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट। ये हो गए हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट निजीकरण के संबंध में। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एयर इंडिया की जब आपने निजीकरण 2021 में किया, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सरकार को जो राजकीय सरकार की जो वित्तीय व्यवस्था उसमें कमी आई, बेहतर प्रबंधन और सेवा गुणवत्ता को बढ़ावा मिला, ठीक है? करदाताओं पर राजकीय बोझ कम कम हुआ। ये सारे पॉइंट हमारे पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव क्या था? कि मूल्यांकन पर जो हमारा जो वैल्यू था, एयर इंडिया की जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी, उस पर आज भी आलोचना की जाती है कि सरकार ने सस्ते में बेच दिया। सेकंड पॉइंट क्या हमारा? जॉब थी वहाँ पर, जॉब अनसर्टेनिटी, ठीक है? फिर बाकी जो कर्मचारी हैं, जो एयर इंडिया में जो काम करते हैं, उनको कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है? तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल क्या हमारा? भारतीय रेलवे का निजीकरण, इसके माध्यम से तेजस को चलाया जा रहा है, ठीक है? तेजस को। तो इसमें क्या है? बेहतर सेवाएँ मिल पा रही हैं, ट्रेनों को समय पर पाबंदी का पालन कर रही है। इसके अलावा साफ-सुथरे कोच और स्टेशन दिखाई पड़ते हैं, पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है यहाँ पे कि जॉब की जो कटौती हो सकती है। इसके अलावा जो कॉस्ट है टिकट की, वो बहुत ज़्यादा है, सब लोग इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल, और लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है, ठीक? लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि निजीकरण के माध्यम से सरकार पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को देख रही है। हालाँकि सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के साथ-साथ, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट उनको लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? इस तरह आप लोग कोई भी बता सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल हमारा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसेंटली साइंड इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इंडिया एंड इट्स एसोसिएटेड कंसर्न, ठीक है? तो जब भी आप लोग सेकंड पेपर यानी आईआईआर का कोई भी क्वेश्चन लिखें, तो आपके संबंध में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत और जिस देश के बारे में, तो दोनों का आपको मैप बनाना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप लोग मैप बना के ज़रूर दिखाएँ। इंडिया और यूरोप का मैप बनाएँ, इंडिया का मैप बनाएँ। यूरोप के मैप में आप लोग उसको यूके को दिखा दें, ठीक है? तो हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। एफटीए होता क्या है? तो हम लोग बता सकते हैं एफटीए क्या है? एफटीए 2 या 2 से अधिक देशों या क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए किया जाने वाला समझौता है, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एफटीए, इसको आप लोग बता सकते हैं। भारत ने और यूक्रेन ने 3 साल से अधिक की बातचीत के बाद मई 2025 में एक एफटीए को अंतिम रूप दे दिया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इसके संबंध में अन्य जानकारी। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। जब हम वैसे मान लेते हैं पहले हमने कोई कार मँगाई यूके से, ठीक है? तो उसपे 100% टैक्स लगता था। अब उसको हमने घटा के 0% कर दिया या 10% या 5% कर दिया, ठीक है? तो ये हो गया। उसके अलावा हमने मान लेते हैं कि भारत के द्वारा एक क्या कहते हैं दवाई थी, दवाई को यूके भेजा जाता था। तो यूके उन पे क्या कहते हैं 50% टैक्स लगाता था। अब उस टैक्स को घटा के 0% कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है? तो इससे दोनों चीज़ें दोनों देश अब एक-दूसरे पर जो उनके आयात-निर्यात है, उन पर टैक्स को हटा देंगे, 0 कर देंगे। तो क्या होगा हमारा जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, उसको बढ़ावा मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनको नौकरी मिल पाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो लगातार जब उत्पादों को वहाँ से भेजेंगे, तो अधिक उत्पाद बनाने के लिए अधिक लोगों की काम पर आवश्यकता होगी। तो हमारी जो जॉब है, वहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी जॉब क्रिएशन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को यहाँ पे लाभ मिलेगा। हमने बताया था ना, यहाँ पे दवाओं के बहुत सारे जो दवाएँ थी, उनको 0% तक टैक्स में ला दिया गया है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारा दवाओं का क्षेत्र है, उसमें लाभ होने वाला है। इसके अलावा क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ पर बेनिफिट दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ के एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे, उनको निर्यात करना आसान हो जाएगा, यानी निर्यात करना यूके के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा एफडीआई में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा, सेवाओं के लिए अधिक मार्केट, ठीक है? जो हमारी भारतीय सेवाएँ जो होती हैं, उनको अधिक मार्केट मिल पाएगा, किसके माध्यम से? यूके के माध्यम से। टेक्नोलॉजी और जो हमारा नॉलेज है, इस पे शेयरिंग की जाएगी, तो हमारे प्राइस हैं, उनका कॉम्पिटिशन अधिक बढ़ेगा। इसके अलावा जो हमारे जियो पॉलिटिकल एक अलाइनमेंट है, यानी रणनीतिक भू राजनीतिक संरक्षण है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कुछ चिंताएँ भी हैं, ठीक है? ये तो हमको हो गया महत्व या सिग्निफिकेंस, पर कुछ इस एफटीए से कुछ चिंताएँ भी निकल के आ रही है, जैसे ट्रेड इम्बैलेंस। जैसे मान लेते हैं कि हम ₹100 की कुछ चीज़ आयात करते हैं, ठीक है?
और निर्यात कितना कर रहे हैं, 50 रुपये की निर्यात कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेड इम्बैलेंस यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेड इम्बैलेंस। इसके अलावा राजस्व की हानि हो सकती है, जो हम लोग आय निर्यात में अंतर दिखाई पड़ेगा, तो हमारा जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो सकता है। इसके अलावा नॉन टैरिफ बाधाएं, हमारे तो टैरिफ तो कम कर दिया, पर ये बोले कि तुम्हारे यहाँ पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ बाल श्रम किया जा रहा है। ये सारे जो मुद्दे हैं इनको उठा सकता है कौन, यूके, और इसके आधार पर हमारे जो निर्यात है उसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो ये होगा नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। इसके अलावा एमएसएमई की जो चिंता है वो भी बढ़ सकती है कि विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनते हैं और वही प्रोडक्ट हम यूके के मंगा लें और दोनों में लगभग टैक्स आप लगाओ, जब जीरो हो गया तो कीमत यहाँ पे जो हमारे कंपटीशन होगा विदेशी वस्तुओं से बढ़ जाएगा, जिससे हमारे एमएसएमई है, जो घरेलू एमएसएमई है, उनकी चिंता यहाँ पे बढ़ सकती है। इसके अलावा हम लोग जब सर्विसेज को देंगे तो वहाँ का जो डाटा होगा और हमारी डिजिटल संप्रभुता है यहाँ पर भी पोजीशन लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत के कई सेक्टर के द्वारा, क्योंकि उनको मानना है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो हमको लॉस हो सकता है। इसके संबंध में भी लोग घरेलू प्रतिरोध यानी डोमेस्टिक रेजिस्टेंस में यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस संबंध में हमको आगे की राह बतानी पड़ेगी। तो आगे की राह क्या हो सकती है हमारा, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि जो हमारा एफटीए है उसको हम लोग टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है, सही समय पर हम लोग एफटीए को लागू कर दें। इसके अलावा जो एफटीए के साथ जो भारतीय यूके की द्विपक्षीय निवेश संधि है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, उसको हमारा उसको शीघ्र ही किसी समापन या निष्कर्ष में लेकर आएँ, ठीक है? जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा मिल पाए। सेकंड सेकंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो हमारे जिन सेक्टरों को हानि होने की संभावना है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करना चाहिए। जैसे एमएसएमई सेक्टर हुआ, अदर जो भी सेक्टर्स हैं जिनको सेंसिटिव है, जिनको भय है कि हमको हानि हो सकती है, उनके लिए सपोर्ट का क्या कहते हैं, सपोर्ट को कोई विंडो खोली जाए, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या हमारा, जो बने डिजिटल ट्रेड है, तो हमारा डिजिटल ट्रेड होने वाला है, उसको हम लोग संतुलित बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में हम लोग निर्यात अधिक कर पाएँ, ठीक है? जो सर्विस हमारी उनको अधिक दे सकें, इसके लिए हमको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी सर्विस सेक्टर में, ठीक है? स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है? ये सारे पॉइंट हो गए हमारे वे फॉरवर्ड के रूप में, लास्ट में आपको कैलकुलेट बता देना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 से आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। जो भी यूपीपीसीएस में 2025 लिख रहा है और अंतिम सिलेक्शन लेना चाहता है, तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसमें आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सारे कोर्स अवेलेबल कराए गए हैं। जिसमें जो हमारा यूपीपीएस का कंप्लीट जीएस मटेरियल ग्रुप है, इसमें आपको जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कंप्लीट मटेरियल ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट दिया जाएगा। इसमें यूपी पीरियड, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब कुछ एकदम अपडेटेड होगा, ठीक है। और जनरल हिंदी जो 150 नंबर का क्वेश्चन है, 150 नंबर जनरल हिंदी होती है, उसकी तैयारी के लिए आपको कंप्लीट मटेरियल, दैट टेस्ट, फीडबैक, फुल चेकिंग और मॉडल आंसर भी आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप है, उनका पूरा फोकस क्या है कि आपकी आंसर राइटिंग की जो इंप्रूवमेंट है उसको कैसे किया जाए। इसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक मिलेगा वेस्ट मैसेज के माध्यम से, और एकदम सटीक इवोल्यूशन, लाइन बाई लाइन, पॉइंट टू पॉइंट और लाइन बाई लाइन आपका इवोल्यूशन किया जाएगा। जो भी लिखेंगे, चाहे वो निबंध का पेपर हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे जीएस के क्वेश्चन हो, उनका सटीक इवैल्यूएशन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा आपकी कमियाँ कहाँ पर हैं, ठीक है? जिससे हमारा पूरा फ़ोकस ये है कि आपको आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट करें, और जब आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, ठीक है? तो हमारे जो 2 प्रोग्राम है, इसमें एक 90 डेज़ का प्रोग्राम है और हमारा टेस्ट सीरीज़ भी है। 90 डेज़ प्रोग्राम हमारा एक विदाउट मॉडल आंसर वाला है, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का एक मॉडल आंसर के साथ है। और निबंध लेखन भी हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें 36 टॉपिक कराए जा रहे हैं, और आपको बताया ही मैंने, मॉडल आंसर, पर्सनल गाइडेंस, हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषा में सब कुछ मिलेगा। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, वो बिल्कुल रियल एग्जाम में चेकिंग होगी, आपकी फीडबैक मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, और हिंदी में दोनों भाषा में उपलब्ध है। जिसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक के सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल रेंज टेस्ट भी हैं, और यूपी स्पेशल यानी 5वां छठा पेपर भी इसमें शामिल है, ठीक है? तो आप लोग जो भी आपको लेना है, आप लोग ऐसे जुड़ सकते हैं और अपने अंतिम सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। कई सारे टॉपर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को थोड़ा-सा जो आपको मटेरियल हमारा इतना बताया जा रहा है, उतना फॉलो करके सिर्फ टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने अंतिम सफलता को भी सुनिश्चित किया है, ठीक है? तो आप लोग ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, अधिक जानकारी के लिए इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ये नंबर आपको जो दिए गए हैं, इन पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये छोटी-सी जानकारी थी आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा पेपर थर्ड से है। सवाल नंबर 3 पेपर थर्ड से, ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मूवमेंट जो हमारा टॉपिक है, पेपर थर्ड में उसी से पूछा गया है कि हाउ डज इल्लीगल माइग्रेशन पोज ए थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी? व्हाट strategy can India adopt to curb illegal cross-border mitigation? What is the existing legal framework related to illegal migrant in India? ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इलीगल प्रवासी होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमको बता सकते हैं कि इलीगल प्रवासी होते क्या हैं। तो आवर्जन जो क्या कहते हैं, आव्रजन कानून, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन लॉज, ठीक है। तो इमिग्रेशन लॉज का उल्लंघन करते हुए किसी देश में विदेशी नागरिक को अधिकृत प्रवेश या रहना, ये क्या कहलाता है, हमारा अवैध प्रवासी। जैसे बांग्लादेशी हैं, वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा, वहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तो ये क्या है, हमारे अवैध इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अवैध प्रवासी और प्रवासी वे विदेशी होते हैं जो किसी देश में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं या रहते हैं, ठीक है। कारण क्या है हमारा, आर्थिक अवसर, राजनीतिक अशांति, सामाजिक कारक या पर्यावरण कारक। तो ये सारे फैक्टर हैं जो अवैध प्रवासी को किसी दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर या बाध्य करते हैं, ठीक है।
तो ये सारे फैक्टर हो गए। अब हम देखते हैं सुरक्षा संबंधी खतरे क्या हैं, क्योंकि हमारा सवाल इंटरनल सिक्योरिटी से पूछा गया है। तो जब भी क्या कहते हैं इन प्रवासी मजलिस कहीं भी जाते हैं तो इससे खतरा खतरे क्या हो सकते हैं? पहला पहला हो सकता है हमारा चेंज इन डेमोग्राफी। चेंज इन डेमोग्राफी जैसे मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कोई असम राज्य है, ठीक है? असम राज्य में पहले असमियाज़ कितने थे? 100 थे। धीरे-धीरे बांग्लादेशी आए, अब वो भी 100 हो गए। तो जो असमियाज़ हैं वो 50% रह गए अपनी टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है? वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो गई। जो 100% थे वो कितने रह गए? 50%। तो क्या हो गया? तो किसी क्षेत्र में घुसपैठियों के आने से जातीय और धार्मिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो बांग्लादेशी हैं या अन्य भी नागरिक मान लेते हैं, जो अवैध प्रवासी कहीं भी घुसपैठ करते हैं, तो वो लोग छोटे-मोटे पैसे कमाने के लिए उनको या जो देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं उनमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है? तो कह सकते हैं जो आतंकवाद होता है उसको बढ़ावा मिल सकता है। हम जो अवैध अवैध गतिविधियाँ होती हैं उनको भी वो लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट होगा ये वाला। थर्ड पॉइंट क्या हमारा? किसी देश के सीमित संसाधनों पर दबाव। जैसे मान लेते हैं कि 100 लोग घुस आए भारत में, तो वो लोग जब यहाँ आएँगे तो क्या होगा? जॉब लेंगे, हमारी जॉब कम हो जाएगी। अब खाना-पानी, बिजली, परिवहन इन सभी को जब लोग यूज़ करेंगे तो हमारे संसाधन रिसोर्सेज़ जो भी लिमिटेड है हमारे उस पे दबाव पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा मानव तस्करी जितने जितने भी लोग आ रहे हैं, तब ये लोग किसी क्या कहते हैं इल्लीगल काम में घुसते हैं, तो मानव तस्करी छोटे-छोटे महिलाएँ, बच्चे इनकी तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक नया मुद्दा बन गया जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा वोट बैंक पॉलिटिक्स का मुद्दा क्या है कि जो प्रवासी घुस के आए हैं, उनके लिए वोट लेने के लिए क्या होता है, उनको अवैध मतदान पत्र दिया जाता है, उनको वोट बना दिया जाता है, अवैध वोट दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो लोग वोट कर सकें। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी यहाँ पे दिखाई पड़ती है, ठीक है? इसके अलावा उग्रवाद को बढ़ावा देना, ये लोग मिलिटेंसी के रूप में शामिल हो सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे के संबंध में भारत की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में कहीं भी जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं, उग्रवाद है, सभी को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? तो एज़ अ मिलिटेंसी ये हो गया 7वां 6वां पॉइंट। और 7वां पॉइंट क्या हमारा? जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वहाँ पे भी ये लोग खतरा को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है? थ्रेट टू बॉर्डर सिक्योरिटी जो 7 पॉइंट हो गए जो हमारी सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं कौन? अवैध प्रवासी। अब देखते हैं रणनीति क्या है इसके संबंध में। तो रणनीति पहली क्या है हमारी? जैसे मान लेते हैं कि हमारा बॉर्डर है जो बांग्लादेश से लगता है, ठीक है? ये हमारा बॉर्डर बॉर्डर मान लेते हैं जो बांग्लादेश से लगता है, ये वाला बॉर्डर जो बांग्लादेश से लगता है। तो उसके संबंध में क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले हमें जो हमारी सीमा है उस पे कड़ी निगरानी और बाड़ को लगाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हो गया सर्विलांस और बॉर्डर फेंसिंग करनी पड़ेगी। दूसरा क्या हमारा जैसे यहाँ पे हमारा मान लेते हैं बीएसएफ काम करता है, बीएसएफ गार्ड करता है। तो हमारे जो बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स है इनको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इनके लिए अच्छे उपकरण देने पड़ेंगे, नाइट विजन कैमरा सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है? तो सीमा प्रबंधन बलों में सुधार करना एवं जो भी नागरिक जो अवैध प्रवासी हैं वो घुस आए हैं, उनको हमको सत्यापन करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आजकल हम लोग भी देखते हैं जैसे बिहार में हुआ एसआईआर, वैसा ही हम लोग पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी करने का प्रयास कर रहे हैं एसआईआर, ठीक है? चुनाव आयोग के द्वारा, जिससे जो सही मतदाता हैं उनकी पहचान की सके। इसके लिए हम लोग आधार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और विदेशी पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से डेटा को आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। चौथा पॉइंट क्या हमारा? द्विपक्षीय सहयोग। मान लेते हैं कि जो भी देश हमारे बांग्लादेश से म्यांमार के बॉर्डर से गुजर रहे हैं, तो उनके संबंध में हमको दोनों देशों से संबंध बनाना पड़ेगा। बांग्लादेश और म्यांमार से उनसे कहना पड़ेगा कि जो भी आपके नागरिक हैं उनको आप लोग वापस लें, ठीक है? तो हमको दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। इसके अलावा सामुदायिक अवेयरनेस, जो भी लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके हमें संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे वो लोग को रिपोर्ट कर सके कि हमारे यहाँ ये सारे देश ये जो नागरिक हैं ये घुसते आ रहे हैं, ये अवैध प्रवासी हैं, ठीक है? तो लोग इस तरफ से इस संबंध में हमको कम्युनिटी अवेयरनेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये 5वां पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो भी घुस आए हैं उनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनको देश से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया, ठीक है? इसके संबंध में लीगल फ्रेमवर्क क्या है हमारा? तो लीगल फ्रेमवर्क हमारा है फॉरेनर्स एक्ट 1946 पहला हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? द पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया एक्ट 1920 ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या है हमारा? रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। तो चौथा क्या है हमारा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये चौथा हो गया। और 5वां पॉइंट क्या है हमारा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसमें जो अमेंडमेंट किया गया 2019 में ये वाला हो गया। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनसीआर। ये सारे प्रोविजंस हैं जो हमको अवैध प्रवासी को पहचानने के संबंध में या अवैध प्रवासी के संबंध में कानून को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर उसी लीगल फ्रेमवर्क है हमारा जो हमारा रेगुलेट करते हैं अवैध प्रवासी के संबंध में, ठीक है? लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है हमारा। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 हमारा किससे? एथिक्स के पेपर से। सवाल नंबर 4 तो इसमें क्या है? डिफाइन वॉइस ऑफ कंसाइंस, हाउ डज इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो आत्मा की जो आवाज़ होती है उसको परिभाषित करें
और निर्णय लेने में कैसे मदद करती है, इसको भी हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो जो आत्मा की आवाज़ होती है उसको क्या हम लोग क्या कह सकते हैं, कि एक आत्मा की आवाज़ क्या है, एक आंतरिक भावना है। आत्मा की आवाज़ क्या है, एक आंतरिक भावना है जो सही और गलत के बीच अंतर को करने में मदद करती है। जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा, जब भी कोई काम हम बुरा करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ हमको सुनाई पड़ती है, वो कहती है रुको, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आत्मा, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अंतरात्मा की आवाज़। ठीक है, यह नैतिक सिद्धांतों के आधार पर हमारे व्यवहार, जो हमारा बिहेवियर है और जो हमारा निर्णय है उसको मार्गदर्शित करती है। कौन? कंसाइंस, वॉइस ऑफ कंसाइंस। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारी कंसाइंस है, इस पे प्रभाव किसका पड़ता है? इस पे हमारा फैमिली, कल्चर, शिक्षा और अनुभवों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा बाहरी पर्यवेक्षण की अनुपस्थिति में ईमानदार और निष्पक्ष कार्य सुनिश्चित करती है। मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल सुपरविजन ना हो इस पे, तो ये लोग हमेशा, जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो लगभग हर मामले में सही होती है, आपको सही गाइड करती है अंतरात्मा की आवाज़। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसके रोल क्या हो सकता है। प्रोडक्शन का रोल क्या हो सकता है? जैसे पर जो मोरल हमारी क्लैरिटी है, जैसे मान लेते हैं भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार, आईएएस ऑफिसर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो अंदर से आवाज़ आती है, वो क्या बताती है कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम हो सकते हैं कि आपको भ्रष्टाचार अगर पकड़े गए तो सज़ा होगी। दूसरा, जो जिन लोगों को मिलना चाहिए था लाभ, उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है? तो ये सही नहीं है। तो जो हमारा नैतिक क्लैरिटी है, नैतिक स्पष्टता उसको प्रदान करती है वैसे आप कंसर्न्स, तो पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना। जब आप लोग, हमारी आत्मा भ्रष्टाचार संबंधी या अन्य जो कृत्य को रोकेगी, तो जो सही कृत्य को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, तो क्या होगा, हमें संवैधानिक मूल्य उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा पेमेंट मिसयूज ऑफ पावर, आपको मैंने बताया था। तो इस तरह की जो सत्ता होती है, उसकी जो पावर होती है, उसको मिसयूज करने से रोकती है। इसके अलावा हमारा जो नैतिक साहस होता है उसको बढ़ावा देती है। कैसे? क्यों? कि महात्मा गांधी के एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी गई और उन्होंने सीधे एक दूसरे लोहा लिया और उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से मना कर दिया। ठीक है, तो जो उनका नैतिक साहस था उसको लगातार बढ़ावा मिला, किसके माध्यम से? जो हमारी अंतरात्मा है उसकी आवाज़ से। इसके अलावा इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़ हमारी अकाउंटेबिलिटी को तय करती है। मान लेते हैं हमने कोई चीज़ बनाई, पुल बनाई, अब पुल गिर गया, पुल क्या हो, गिर गया। जब पुल गिरने का ज़िम्मेदार कौन है? ये व्यक्ति था जिसके ऊपर पुल निर्माण का, कहते हैं, ज़िम्मेदारी थी। तो जब पुल गिर जाएगा तो इसके ऊपर अंतरात्मा बताएगी कि ये तुम्हारे कारण हुआ है। तो इससे कारण अकाउंटेबिलिटी होती है और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। ठीक है? ये 5वां पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो हमारी जो डायलेमा होती है, कभी-कभी हम फँस जाते हैं। नैतिक दुविधा की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। उस स्थिति में उस स्थिति होती है, उसको गाइड करने का काम कौन होता है? हमारी अंतरात्मा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बूढ़ा आदमी आया, ठीक है? ओल्ड व्यक्ति आया जो करीब 80 साल का है। वो कह रहा है कि हमको बहुत अर्जेंट है कि हमारी पेंशन मिले, क्योंकि हम कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है? उसके पास कुछ कागज़ की कमी है। कागज़ की पूर्ति के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे उसके कागज़ को कंप्लीट कराने में। पर लीगल रोल क्या है कि जब तक आपकी कानून की पूर्ति ना हो, तब तक आप लोग, क्या कहते हैं, किसी को पेंशन नहीं दे सकते। अभी ये फँस गए यहाँ पे। ये हमारे सामने एक डायलेमा की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे स्थिति में क्या है, जो हमारी कंसाइंस है, ये हमको गाइड करेगी कि हमको कौन-सा डिसीज़न लेना सही है। ठीक है? अब जब आप भी एथिक्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे जो केस स्टडी आती है, वहाँ की इस तरह की दुविधाओं को हल करने के लिए आपको बताया जाता है। ठीक है? तो इस तरह की जो दुविधा उत्पन्न होती है, इसमें हमारी कौन मदद करता है? वॉइस ऑफ कंसाइंस। ठीक है? तो ये हो गया हमारा आंसर पूरा, सवाल नंबर 4। और लास्ट हमको क्या बताना है? निष्कर्ष। निष्कर्ष बता सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जो अंतरात्मा की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ के न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी प्राथमिकता दी गई है। ठीक है? जो व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने की और गलत दिशा से पीछे हटने की ओर प्रेरित करती है। इस तरह आप लोग कोई भी निष्कर्ष लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, हम अगला सवाल देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी यूपीपीसीएस में 2025 लिख रहा है और अंतिम सफलता सुनिश्चित करना चाहता है, तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्रिपेयर ग्रुप से जुड़ सकता है, जो कि हिंदी में दोनों भाषाओं में है। इसमें हमारे जो पहला ग्रुप है, वो जीएस का कंप्लीट मटेरियल ग्रुप है। इसमें आपके लिए जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कंप्लीट मटेरियल आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यूवेट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, आपको सब कुछ कवर किया जाएगा। और जनरल हिंदी की तैयारी कंप्लीट 150 नंबर का है, वो हमारे द्वारा आप कर सकते हैं। इससे आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट कराए जाएँगे, फुल चेकिंग फीडबैक मिलेगा, मॉडल आंसर भी आपको दिए जाएँगे। जो कुछ भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे मटेरियल्स हो, वो सब कुछ हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है? तो आपको मीडियम की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप है, उसका पूरा फोकस क्या है, ए टू जेड फीडबैक के माध्यम से आपके लिए आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट किया जाए। जैसे हमारे द्वारा पूरा जो लाइन टू लाइन और वर्ड बाय वर्ड आपका चेक किया जाता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी आपके आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर खराब है, कंटेंट खराब है, उन सभी को आपको लगातार बताया जाता है और उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास वॉइस मैसेज के फीडबैक के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि जब लोग, हमारा पूरा फोकस आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है, ज्ञानी बनाना बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं है। जब आप लोगों के आंसर्स एकदम इंप्रूव हो जाएँगे, तो आपका अंतिम सिलेक्शन होना बिल्कुल गारंटी है। ठीक है? तो हमारी जो प्रोग्राम है, इससे शामिल फीडबैक के रूप में आंसर राइटिंग इवोल्यूशन का एक 90 डेज़ का प्रोग्राम है, जो जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक को कवर करता है।
एक विदाउट मॉडल आंसर वाला, एक मॉडल आंसर वाला। आप लोग यहाँ पे डिटेल लिखिए, इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा जो हमारा निबंध लेखन का ग्रुप है वो भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 36 निबंध कराए जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, फीडबैक भी मिलेगा वॉइस मैसेज से, ठीक है। ये सब कुछ हमारे द्वारा बिल्कुल कराया जाएगा। कई सारे टॉपर्स सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करके अपनी लिस्ट को अंतिम जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सके, ठीक है। और टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पिछले 10 सालों से, 10-11 साल से, 2016 से स्टडी फॉर सिविल सर्विस सिर्फ इसी दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो दोनों भाषाओं में है, और जीएस 1 से लेकर जीएस तक के सेक्शन टेस्ट भी है, फुल रेंज टेस्ट भी इसमें शामिल है। और जो यूपी स्पेशल होता है 5वां छठा पेपर होगा, इसके लिए भी हमारी द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। जो भी आपकी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी अंतिम सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे वो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये आपको ये नंबर जो दिए जा रहे हैं इन पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से भी अधिक जानकारी को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी आपके भविष्य के संबंध में। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बैच ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और लगातार हर साल एग्जाम में फेल होने से बचें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या हमारा सवाल नंबर 5 है पेपर 5 से कि व्हाट स्टेप हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टेकन टू अचीव इट्स गोल टू बिकम्स ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर बाय 2029, ठीक है। तो 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, क्योंकि ये लगातार 2029 तक का कहा गया है, तो ये हमारा हमेशा करंट में बना रहेगा। जब भी कोई भी सरकार स्टेप उठाएगी तो वो 1 ट्रिलियन की दिशा में ही होगा। तो ये सवाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट वाली भूमिका क्या हो सकती है हमारी। हम लोग भूमिका बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने 2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का साहसिक लक्ष्य रखा है, ठीक है। क्या इंग्लिश में इसको उत्तर प्रदेश हैज सेट ए बोल्ड टारगेट ऑफ बिकम ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029, ठीक है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा से उद्योग, कृषि, सेवाओं और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुआयामी क्षेत्रीय रणनीति शुरू की है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखते हैं कौन से प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं इस दिशा में। तो पहला प्रयास क्या है हमारा, बुनियादी ढांचा, ठीक है। बुनियादी ढांचा इसमें क्या है, सड़कें हैं, रोड मार्ग है, हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक्स पार्क है, जल विद्युत परियोजना, ये सभी इसमें शामिल है। 2000 जो हमारा बजट है यूपी 25 का 25-26 का जो बजट है, उसका जो 22% हिस्सा है, मान लीजिए 100 रुपये का बजट है हमारा, तो उसका जो 22 रुपये है वो किसके लिए आवंटन किया गया हमारा, बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट के लिए किया गया। इसमें क्या है, 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना, जिसमें क्या है हमारा बिंदी एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार करना, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण करना, आगरा लखनऊ को फरुखाबाद से होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना। ये सारे हो गए हमारे जो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिक संपर्क को बढ़ावा देना, ये सारे पॉइंट हो गए हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो सेक्टर है उसके संबंध में। इसके माध्यम से खेती, सिंचाई और कटाई के लिए विभिन्न सुविधाओं को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए खेती को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। खेती को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा दलहनों और तिलहनों के लिए जो सरकार है उनके लिए फ्री सीड यानी मुफ्त बीज उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल संवर्धन, फसल विविधीकरण, चीनी और डेयरी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। और मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जो मत्स्य क्षेत्र है हमारा, कौन सा मत्स्य क्षेत्र, इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। पॉइंट नंबर सेकंड, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में सरकार के किए गए प्रयास, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हमारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके लिए क्या है, सरकार का जो फोकस है उसमें किस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स और डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए सरकार के द्वारा जो दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, 2 डिफेंस कॉरिडोर, उनमें से एक कहाँ है हमारा, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी फैक्ट्री का भी निर्माण क्या किया, उद्घाटन किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये होगा हमारा फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स एंड डिफेंस प्रोडक्ट। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सरकार लगातार हमारे जो प्रोडक्ट है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का टारगेट है वो 40,000 करोड़ रुपए है 2026 तक, ठीक है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 3, औद्योगिक विकास। इसमें एक पॉइंट और भी हमारा कि राज्य के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, उनको सरकार दो स्थापित करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या है हमारा, टूरिज्म और कल्चर। आज हम लोग बनारस, अयोध्या, मथुरा, आगरा, इन सारे क्षेत्रों में लगातार टूरिज्म को बढ़ावा बढ़ते हुए टूरिज्म को देख सकते हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा महाकुंभ में राज्य की जो इकोनॉमी थी उसमें 3 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया। आपने देखा होगा 2025 में जो हमारा जनवरी-फरवरी के महीने में महाकुंभ का मेला लगा था, उसके माध्यम से सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए का स्टेट इकोनॉमी में लाभ हुआ। इसके अलावा जो मध्य, वाराणसी, मथुरा, इन सारे क्षेत्रों में सरकार लगातार जो हमारे धार्मिक क्षेत्र है इनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो टूरिज्म और कल्चर ये हो गया चौथा पॉइंट हमारा। 5वां पॉइंट क्या है हमारा, अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, शहरी विकास, ठीक है। और इसके अलावा शहरी विकास में क्या है, एजुकेशन को बढ़ावा देना, जैसे कौशल कार्यालय का निर्माण करना, यूपी कौशल विकास योजना के माध्यम से, सीएम युवा योजना के माध्यम से,
एआई प्रज्ञा के माध्यम से 10 लाख लोगों को एआई में प्रशिक्षण करना, ठीक है। तो ये हो गया शहरी विकास में। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, जो हमारे हमारे हेल्थ सेक्टर है उसको बढ़ावा देना। इसके लिए क्या है, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पर्यटन पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके अलावा यूपी इन्वेस्टर्स मीट यूपी इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से सरकार के द्वारा 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं आकर्षित किया गया। कितना, 40 लाख करोड़ रुपए का। इसके अलावा 15 इसमें से 40 लाख में से 15 लाख करोड़ की योजनाएं उनको मूर्त रूप दे दिया गया है, यानी उनको लागू कर दिया गया है। इसके अलावा इसके माध्यम से लगभग 60 लाख नए रोजगार पैदा होने की भी संभावना यहाँ पे जताई गई है, ठीक है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ावा देना, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ावा देने के लिए क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी यहाँ पर आएंगे और सोचेंगे यहाँ पे सब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में अधिक निवेश को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंट इन स्टेट ये हो गया। इसके अलावा तो ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में हमारी इसमें यूपी सेकंड नंबर पे है, ठीक है। इस नंबर पे सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ एंड ऑर्डर और व्यापार करने में सुगमता। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया, ठीक है। लास्ट में वो कंक्लूजन बता दे रहे हैं कि सरकार का एक 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। सरकार इस दिशा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इसको अपनाने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। इस तरह हो गया हमारा सवाल नंबर 5। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करिए। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पेपर 6 से पूछा गया हमारा सवाल है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसके संबंध में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। भूमिका क्या हो सकती है हमारी, इसको आप लोग मैप बनाएं, उत्तर प्रदेश का मैप बनाएं। उसमें आप जरूर अवश्य रूप से जरूरी रूप से उत्तर प्रदेश को दर्शाएं कि वो किन क्षेत्रों से प्रभावित है और कौन कौन से एरिया उसके सराउंडेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कई भौगोलिक, मौसमी और मानव निर्मित कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला कहा है हमारा अक्षांश। तो पहला हो गया अक्षांश। तो उत्तर प्रदेश के इसका अक्षांश भी स्थित है, यानी 23.5 नॉर्थ से 30.24 नॉर्थ के बीच स्थित है, जो से उपोष्ण कटिबंधीय जोन में रखता है। सब ट्रॉपिकल जोन में उत्तर प्रदेश आ जाता है, जिससे उत्तर प्रदेश में हमें सर्दी, गर्मी और मानसून का अलग अलग मौसम दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा राज्य का जो उत्तरी भाग है वो अपेक्षाकृत ठंडा है और आर्द्र है, ठीक है। ठंडा अधिक क्योंकि हिमालय के अधिकतर निकट पड़ जाता है उत्तरी भाग, और नीचे वाला पठारी भाग है हमारा उसके अधिक क्लोज है, यानी कर्क रेखा के अधिक क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपरी भाग हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत अधिक ठंडा है और आर्द्र भी है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर राज्य के दक्षिणी भाग है वो गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं। हमने बताया क्यों वाला ये होता है, ये बुंदेलखंड का पठार के बारे में बात कर रहा है, ये तराई के बारे में बात कर रहा है। तो ये होगा पहला पॉइंट अच्छा। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, मानसूनी हवाएं। तो जो मानसूनी हवाएं हैं उत्तर प्रदेश में, मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण कौन था हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्राथमिक स्रोत है। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की शाखा से उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा होती है। जैसे हमारा इंडिया है, तो ये अरब सागर की शाखा, ये बंगाल की खाड़ी शाखा है। इस शाखा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अधिक भारी वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम वर्षा होती है, जो लगभग 25 से 80% है। धीरे धीरे यहाँ तक आते आते वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या हमारा, हिमालय से निकटता। हिमालय से निकटता है तो क्या है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे सर्दियों का तापमान नियंत्रित बना रहता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ बहुत सारा जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है और भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो हिमालय मानसूनी हवाओं को रोकता है, जिससे उत्तर प्रदेश के कई भागों में वर्षा होती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तराई क्षेत्र में भारी वर्षा होना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, समुद्र से दूरी। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो एक लैंडलॉक देश है, सॉरी लैंडलॉक राज्य है और तटीय क्षेत्र से अधिक दूर है, ठीक है। तो ये हमारा लैंडलॉक होने के कारण क्या कहते हैं, इसकी जो मानसून है इसकी जलवायु इसको प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा सर्दियों और गर्मियों के बीच तापमान बहुत अधिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि लैंडलॉक है, समुद्र के पास नहीं है। समुद्र के पास होता है तो जो पानी है उसकी वजह से टेम्परेचर जो अंतर होता है वो कम दिखाई पड़ता है, ठीक है। गर्मियों में गर्म हवाएं, सर्दियों में हमको ठंडी हवाएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या हमारा, हवा के पैटर्न, विंड पैटर्न क्या है हमारे, और भी पॉइंट है इसमें। जैसे हवाई, ये मौसमी हवाएं हैं, लू है, गर्मियों में गर्म और शुष्क मौसम मई जून में तापमान को उत्तर प्रदेश को बढ़ा देती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ जो हमने आपको बताया था, उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा और शीत लहरों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा जो हमारी नदी सिस्टम है उसमें भी गंगा, यमुना, केन, बेतवा, गोमती सभी नदियां हैं जो हमारी स्थानीय आर्द्रता और तापमान को प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा ऊंचाई, अल्टीट्यूड क्या है इसमें। तो भारत के उत्तर प्रदेश है उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तट से लगभग 100 से 300 मीटर के ऊपर हमको दिखाई पड़ता है। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, जहाँ अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक होती है। बुंदेलखंड के ऊपरी क्षेत्रों में खासतौर पर गर्मियों में थोड़ा तापमान अधिक होता है, ठीक है। थोड़ा ठंडा तापमान होता है। ये हो गया हमारा ऊंचाई के संबंध में। और इसमें हम देखते हैं मानव निर्मित कार्य कौन कौन से। इसमें क्या है, शहरीकरण और औद्योगिकरण। इसमें क्या है, प्रदूषण, वनों की कटाई, कृषि सिंचाई और पराली जलाना और जलवायु परिवर्तन। ये सारे फैक्टर हो गए मानव निर्मित कारक जो उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। और लास्ट में वो कंक्लूजन बता देना है, ठीक है, निष्कर्ष बता देना है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 6 सवाल, ठीक है।
तो ये हमने देख ली कौन-कौन से कारक हैं जो उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। पहले हमने प्राकृतिक बताया, उसमें बाद में हमने मानव निर्मित मानविक भी बता दिए, ठीक है? तो ये हो गया। लास्ट में आपके लिए कल लिख के आपको सारे आंसर को खत्म कर देना है, ठीक है? तो ये हमारा पूरे आज के 1 से लेकर 6 सवाल हो गए और लास्ट में सभी के लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। जो भी यूपी पीसीएस मैंने 2025 दे रहा है और अंतिम सफलता सुनिश्चित करना चाहता है और हमारे कई सारे टॉपर्स की तरह टॉपर्स में लिस्ट में आना चाहता है, तो वो स्टडी फॉर सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में और जो भी मटेरियल है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इसमें आपको जंप कंप्लीट जीएस1 से लेकर जीएस6 तक का मटेरियल शामिल है। इसके अलावा यूपी स्पेशल में यूपी वेट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो जनरल हिंदी का बैच है हमारा जो 150 नंबर का है, इसके संबंध में आपको कंप्लीट तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट कराए जाएंगे, फीडबैक होगा, आंसर राइटिंग चेकिंग होगी, मॉडल आंसर भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है? और जो हमारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम है उनका हमारा पूरा फोकस ये है कि आपके जो आंसर्स लिखे जा रहे हैं, चाहे वो निबंध का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीएस का हो, उनका पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन आंसर इवोल्यूशन किया जाए और जो भी आपकी कमियां उनको वॉइस मैसेज के माध्यम से बताया जाए, जिससे आपका जो आंसर राइटिंग इवोल्यूशन की जो स्किल है उसको लगातार इंप्रूवमेंट हो पाए। जब आपकी आंसर राइटिंग एक बार स्किल हो जाती है तो आपका सिलेक्शन लेना बिल्कुल आसान हो जाता है। हमारा पूरा फोकस भी इसी पे है कि आपकी जो आंसर राइटिंग है, पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पे है, ठीक है? तो हमारे 90 डेज़ का प्रोग्राम है, इसमें विदाउट मॉडल आंसर वाला है, विदाउट मॉडल आंसर है, एक मॉडल आंसर वाला भी है और जीएस1 से लेकर जीएस6 तक को कवर किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा निबंध लेखन की भी तैयारी हमारे द्वारा कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है? इसमें 36 टॉपिक निबंध के हैं और पर्सनल गाइडेंस, मॉडल आंसर सब कुछ मिलेगा। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, दोनों भाषाओं में है इसमें और बिल्कुल जीएस1 से लेकर जीएस6 तक का सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल एंड टेस्ट भी है और यूपी स्पेशल के भी टेस्ट यहाँ पर शामिल है, ठीक है? और दोनों भाषा में आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो चेकिंग होगी, इवैल्यूएशन होगा, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा होगा। फीडबैक भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस से आपको मिलेगी, कभी कौन सी कमी है आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें और अंतिम सफलता के लिए स्टडी फॉर सर्विस से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और लास्ट आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इन पे आप लोग या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप की जानकारी ले सकते हैं बैड ग्रुप के संबंध में, ठीक है? तो ये आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।